दोस्तों चलते हैं अब हम लोग आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के जो 2010 का दोस्तों आपके जून का क्वेश्चन पेपर है उसके तरफ। दोस्तों अभी दोस्तों हम लोगों ने कुछ देर पहले दोस्तों आपके साथ दिसंबर 2010 के प्रश्न पत्र की चर्चा डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक 2005, 2004, 6, 7, 8, 9 दोस्तों इन सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों। और हमने दोस्तों आपको बताया भी था दोस्तों कि यदि आप आर्कियोलॉजी यूसीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप आर्कियोलॉजी यूसीनेट की प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से, एक वेल सेटल्ड वेल फोकस्ड तरीके से दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों हम आपको आर्कियोलॉजी यूसीनेट की सभी प्रकार की दोस्तों जानकारियां, क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल, सभी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर दोस्तों बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम दाम में दोस्तों आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूसीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी को करना चाहते हैं दोस्तों तो हमें आप जो दिया गया नंबर दोस्तों चैनल का उसके माध्यम से कॉल या मैसेज के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और जो भी चीजें उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि द वॉल्केनिक एश ऑफ टोबा फाउंड इन इंडिया बिलोंग्स टू। आप देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपके एग्जाम में जो आर्कियोलॉजी है उसमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कहाँ से, तो वो पूछा जाएगा दोस्तों आपके प्री हिस्टोरिक इंडिया से, अर्थात कि दोस्तों आपके जो आपका प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों भारत में उससे पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका इंडियन पैलियोलिथिक या फिर इंडियन प्री हिस्ट्री के साथ साथ दोस्तों आपका जो वर्ल्ड प्री हिस्ट्री है वो भी दोस्तों उस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपका चाहे यूरोपियन हम लोग में प्री हिस्ट्री कह लें, अफ्रीकन प्री हिस्ट्री कह लें दोस्तों, इनसे एग्जाम में लगातार प्रश्न बनते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट दोस्तों चाहे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर यूरोपियन या फिर अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में हो दोस्तों, सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर भी आप उन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों अभी तो फिलहाल समय कम है, इस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों तो आज की जो डेट है वो दोस्तों 16 आपकी फरवरी है और दोस्तों 22 फरवरी को आप सभी का नेट का पेपर है। लेकिन दोस्तों यदि आप जून की तरफ बात करते हैं, यदि आप जून का एग्जाम देंगे दोस्तों तो आपकी एक अच्छे तरीके से एक क्रम से एक लाइन से दोस्तों आपके सिलेबस के हिसाब से लाइव क्लासेज होंगे दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगे। यदि दोस्तों आप क्या करते हैं हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो वहां पे आपको सभी चीजें एकदम वेल सेटेड और वेल फोकस्ड दोस्तों, जहां से कि दोस्तों एट इट इज एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, उस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आपको उस क्लासेस में दौरान में मिलेंगे। और समझाने का जो तरीका मैं दोस्तों दावा करता हूं कि आप आसानी से बिना कुछ दिमाग लगाए आसानी से आप समझ जाएंगे। दोस्तों एक बार हमारे जो डेमो क्लास है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लासेस कैसी हैं, और पसंद आए दोस्तों तभी आप हमारे जो चीजें हैं उनको डिस्कस करके फीस पेमेंट करके आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत में जो प्राप्त टोबा ज्वालामुखी राख है वो किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का, दूसरा दिया गया है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का, तीसरा दिया गया है अपर पैलियोलिथिक पीरियड का और चौथा दिया गया है मेसोलिथिक पीरियड का। अब दोस्तों आप पैलियोलिथिक में 3 काल हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और चौथा ऑप्शन दिया गया मेसोलिथिक अर्थात आपका मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा कि आपका दोस्तों जो टोबा ज्वालामुखी राख है ये किस काल का है दोस्तों, तो ये आपके मिडिल पैलियोलिथिक काल का है अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल का है। अब यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आया है वॉल्केनिक ऐश अर्थात ज्वालामुखी का राख। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि ज्वालामुखी राख के प्रमाण से किस आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से कि हमने उसकी पोटेशियम आर्गन डेटिंग की दोस्तों। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ज्वालामुखी राख की डेटिंग कैसे की जाती है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर उस डेटिंग का चीज देके ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हमको किसी साइट पे वॉल्केनिक ऐश के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ज्वालामुखी के राख के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो उनकी 2 विधियों से हम लोग डेटिंग निकालते हैं।
पहली विधि होती है पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि, अर्थात पोटेशियम आर्गन तिथि विधि के द्वारा डेटिंग निकालते हैं। जैसा कि वे तिथि विधि निकाली गई थी ओल्डुआई गार्ज में, जो अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, तंजानिया का ओल्डुआई गार्ज जो पूरा स्थल है जिस पर एलएसबी लीकी ने काम किया है, उस पर आपके वॉल्केनिक एश के थ्रू वहां पे डेटिंग निकाली गई। वो भी कौन से मेथड से, आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से। और दूसरा जो विधि है वॉल्केनिक एश के लिए, वो है फिशन ट्रैक। पूछा जाता है कि फिशन ट्रैक किसके ऊपर उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा फिशन ट्रैक उपयोग किया जाता है इसी वॉल्केनिक एश को लेके। तो वॉल्केनिक एश वाली जो चीजें यहाँ आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि इल फायर्ड हैंडमेड इम्प्रेस्ड पॉटरी ऑफ खाकी वेयर वर फाउंड एट, मतलब कि भाई कम पकी। इल फायर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से पका हुआ नहीं, मतलब वो आधा ही पका है, पूरी तरीके से नहीं पका है। तो इल फायर्ड अर्थात कम पकी, हैंडमेड मतलब हाथ से बनी हुई, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि उस पर इम्प्रेस्ड हो, मतलब उस पर कुछ दबाव का ऐसा चिन्ह मिले। और वो खाकी वेयर प्रकार के जो मृदभांड है वो कहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि कम पक्की हस्त निर्मित खाकी पात्र परंपरा जो है हमको कहाँ से देखने को मिलती है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, चौपानी मांडू, दूसरा टोकवा, तीसरा कोल्डिहवा और चौथा महगढ़ा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो टोकवा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, इस टोकवा आर्कियोलॉजिकल साइट से हमको इस जो आपका इल फायर्ड हैंडमेड इम्प्रेस्ड पॉटरी ऑफ खाकीवेयर है उसकी प्राप्ति होती है। इस वजह से दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न बने तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि दोस्तों हमने अलग से कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से कौन सी फाइंडिंग्स की गई है हमने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो दोस्तों वहां पर जाके उन चीजों को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्तों, आपके सामने वाले जो प्रश्न है वो साइड बाय साइड में। यदि मैं एक क्रम से कराऊंगा तो बार बार हमको नीचे जाना पड़ेगा, फिर से वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग एक बार में जितनी चीजें हम लोग स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो 1 और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइड में जो क्वेश्चन दिए गए वो दिए गए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि प्री हिस्ट्री मेकिंग द ह्यूमन माइंड बुक इज रिटन बाय, मतलब कि दोस्तों जो प्री हिस्ट्री मेकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड पुस्तक है, ये बुक का नाम है प्री हिस्ट्री मेकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, जे डेमंड क्लार्क दोस्तों, दूसरा दिया गया कॉलिन रेमफ्यू, तीसरा दिया गया है स्टीवन मिथेन और चौथा दिया गया है एच.डी. सांकलिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, जो कॉलिन रेमफ्यू दोस्तों, इनका दोस्तों हमने आपको अलग से जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, मतलब पुरातत्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो हमने बुक बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, उसमें हम लोगों ने इनकी चर्चा भी की थी दोस्तों कि कॉलिन रेमफ्यू ने प्री हिस्टोरिक मेकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड जो पुस्तक है उसको लिखा था दोस्तों। इसलिए आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे भी गए। अब दोस्तों एच.डी. सांकालिया की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दोस्तों पूछा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे किसने लिखा है, तो दोस्तों ये आपके एच.डी. सांकालिया ने लिखा है दोस्तों। रामायण और मिथ और रियलिटी, रामायण और मिथ और रियलिटी भी आपके एच.डी. सांकालिया सर ने लिखा है। जबकि दोस्तों इसके अलावा इनके अन्य भी कई सारे दोस्तों आपके क्या कहते हैं कि इनके बुक्स हैं दोस्तों, जिसमें आपका प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी आपका एच.डी. संकालिया का है। प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी उन्हीं का है दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न भी बना है। इसके अलावा द स्टोन एज टूल्स, द स्टोन एज टूल्स, ये भी जो पुस्तक है ये भी आपके एच.डी. सांकालिया ने लिखा है। हम लोग यहाँ पे जो कॉलिन रेफ्री है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक मेकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स लिखा है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक अन्य पुस्तक भी लिखी है जो कि दोस्तों आपको जानना भी चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है, जिसका नाम है दोस्तों आर्कियोलॉजी एंड लैंग्वेज। क्या नाम है दोस्तों, आर्कियोलॉजी एंड लैंग्वेज जो है पुस्तक दोस्तों इन्होंने आपके कॉलिन रेनफ्यू ने लिखा है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको जो भी डिटेल में आपको आते रहे हो दोस्तों, उनको अलग से याद करते रहिए और चीजों को लिखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर्स हैं वो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा ऐसा उपकरण का प्रकार है जो कि आपके पैलियोलिथिक कल्चर से अर्थात प्रागैतिहासिक संस्कृति से या पूरा पाषाण काल से, सॉरी प्रागैतिहासिक मैं बोल रहा हूँ, पैलियोलिथिक का आपका होता है पूरा पाषाण का। जो प्रागैतिहासिक बोलते हैं उसको लोग प्रीहिस्टोरिक बोलते हैं, सॉरी। जो पैलियोलिथिक कल्चर होता है इसका मतलब होता है पूरा पाषाण काल। तो प्रश्न यह है कि पूरा पाषाण काल से कौन सा टूल एसोसिएट नहीं करता है, उससे संबंधित नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हैंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा चॉपर दिया गया है जो कि आपके लोअर पैलियोलिथिक का है, क्लीवर और हैंडेक्स आपके एसुलियन में, हैंडेक्स आपका एसुलियन टूल है, लोअर पैलियोलिथिक में आपका आता है। जबकि यहाँ पर जो एस दिया गया है जिसको हम लोग बंसुला बोलते हैं, ये आपके पैलियोलिथिक कल्चर में नहीं आता। इस वजह से दोस्तों इस ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हर एक काल का अपना एक विशिष्ट टूल टेक्नोलॉजी है, टूल टाइपोलॉजी है। जैसे चॉपर चॉपिंग या फिर एसुलियन टूल्स की बात करते हैं तो ये आपके लोअर पैलियोलिथिक में आता है। ब्लेड ब्यूरिन की बात करते हैं तो ये आपके अपर पैलियोलिथिक में आता है। यदि हम ज्योमेट्रिक शेप ऑफ आपके टूल्स की बात करते हैं जिसमें माइक्रोलिथ की बात करते हैं या फिर ट्राइपेज की बात करते हैं, ये सभी जो आपके टूल्स हैं जो कि किसी एक विशिष्ट आकार के होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं, ये आपके किसके हैं? मध्य पाषाण काल की विशेषता है, मेसोलिथिक पीरियड की विशेषता है। यदि हम बात करते हैं पॉलिश्ड स्टोन टूल्स की अर्थात पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों की, तो ये विशेषता है आपके नव पाषाण काल की, नियोलिथिक पीरियड की। तो ये सभी जो फैक्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि कौन से उपकरण प्रकार, जैसे मुस्टेरियन किससे संबंधित है, आपका एबिबिलियन किससे संबंधित है, एसुलियन किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो इन चीजों की चर्चा भी हमने आपसे की थी। आगे क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है कि सम ट्रेसेस ऑफ प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ एसुलियन कल्चर वर फाउंड एट। मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो अस्यूलियन संस्कृति है इसके प्राथमिक आवास के जो कुछ संकेत हैं वो कहां से प्राप्त हुए थे। अस्यूलियन संस्कृति के जो प्राथमिक हमको आवासीय साक्ष्य हैं उनके संकेत या फिर साक्ष्य या फिर एविडेंस कहां से प्राप्त हुए थे। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चिरकी, हुनसंगी, आदमगढ़ और पल्लवरम। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? बहुत सिंपल सा है, जो हुनसगी वैली है दोस्तों, इस हुनसगी से हमको एस्यूलियन कल्चर के जो प्राइमरी सेटलमेंट है उनके कुछ जो आपके ट्रेसेस हैं वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि हुनसगी क्या है, कैसे है, किसने यहाँ पर काम किया, इन सभी चीजों को दोस्तों अलग से आप लोग जरूर पढ़ें। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। आदमगढ़ के एक्सकेवेटर का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको एक्सकेवेट किसने किया था दोस्तों? ये किया था आपके आर.वी. जोशी ने। किसने किया था दोस्तों? जो आर.वी. जोशी है इनके द्वारा दोस्तों जो आपके आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है इस पर क्या किया गया था दोस्तों? तो इस पर आपके एक्सकेवेशन किए गए थे। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार जरूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हम आपके सभी चीजों को जल्दी से जल्दी दोस्तों सॉल्व कर सकें और वहां पे हम आपको चीजों को बता सकें। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि ट्रायंगल एंड ट्रेपेज, मतलब कि जो त्रिभुजाकार आपको और समलंब चतुर्भुज आकार के दोस्तों जो ज्योमेट्रिक शेप की माइक्रोलिथ टूल्स मिलते हैं, जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं, ये विच अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात किस काल में सबसे पहली बार हमको देखने को मिलते हैं। अभी कुछ देर पहले ही दोस्तों जब हम टूल टाइपोलॉजी की बात कर रहे थे तो हमने आपको जब चॉपर चॉपिंग, एसुलियन टूल्स या फिर माइक्रोलिथ की बात की तो हमने आपको बताया था कि जो माइक्रोलिथ हैं वो भी जब ट्राइंगल या फिर ट्रेपेज शेप में हमको जो देखने को मिलते हैं ये किस काल में देखने को मिलते हैं। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि ये हमको देखने को मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड में, अर्थात जो मध्य पाषाण काल है उसमें देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषता ही ये है दोस्तों कि इस काल में हमको जो हमको औजार पत्थरों के देखने को मिलेंगे, जो टूल्स देखने को मिलेंगे स्टोन टूल्स, वो बड़े बड़े नहीं होंगे। बाकी कालों की अपेक्षा में मेसोलिथिक कल्चर के जो भी टूल्स हमको प्राप्त होंगे वो बेहद ही छोटे होंगे। इसी वजह से इनको हम लोग माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, लिथ्स का मतलब पत्थर, तो पत्थर के बने हुए बहुत छोटे छोटे उपकरण माइक्रोलिथ्स
जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस काल से प्राप्त होते हैं? मेसोलिथिक पीरियड से प्राप्त होते हैं, पहला। और ये जो मेसोलिथिक पीरियड से प्राप्त आपके स्टोन टूल्स हैं, ये कई सारे ज्योमेट्रिक शेप में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रेपेज हो गया, आपका स्टार शेप्ड हो गया, तो कई सारे प्रकार के होते हैं जो लोग चंद्राकार बोलते हैं। तो कई सारे प्रकार के जो टूल्स हैं आपके मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखें और याद करते हुए चलें। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, ध्यान में रखें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि मैगडेलियन वॉज अ फेज ऑफ, मतलब कि दोस्तों जो मैगडेलियन आपका संस्कृति है, ये किसका एक चरण है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है एस्यूलियन कल्चर ऑफ यूरोप, मतलब कि दोस्तों जो एस्यूलियन कल्चर है यूरोप का, एस्यूलियन जो संस्कृति है आपकी यूरोप का, क्या ये उसका चरण है? दूसरा, मेसोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप की मध्य पाषाण संस्कृति का ये हिस्सा है। तीसरा, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप की मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का हिस्सा है मैगडेलियन। या फिर चौथा दिया गया है अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप की अपर पैलियोलिथिक कल्चर का यही हिस्सा है मैगडेलियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अर्थात जो यूरोप का उच्च पूर्व पाषाण काल है उससे आपका एसोसिएट होता है ये मैगडेलियन कल्चर। हमने अभी कुछ देर पहले बताया दोस्तों कि वर्ल्ड प्री हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग कल्चर दिखाई देते हैं दोस्तों। तो जो यूरोपियन प्री हिस्ट्री है वहां का दोस्तों जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर है वो मैगडेलियन कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। और मैगडेलियन कल्चर किससे एसोसिएट करता है दोस्तों? कि अपर पैलियोलिथिक कल्चर जो यूरोप का है ये उससे एसोसिएट करता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, मतलब कि जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पन साइट अर्थात हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है। तो कालीबंगा है, आप लोग बार बार नाम सुनते हैं कालीबंगा, कि कालीबंगा का नाम है भाई, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट है। दूसरा, सोथी, आपने आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। तीसरा, सिसवल, सिसवल आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब आपने यदि हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर जो चीज दिया गया है कि विच इज नॉट अ हड़प्पन साइट, पहली बात की एक चीज जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये अधूरा है। अधूरा किस वजह से है? अधूरा इस वजह से है, यदि आप इसी का हिंदी वर्जन पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा प्री हड़प्पन, अर्थात प्राक हड़प्पा काल का साइट नहीं है। तो यहाँ पर ये प्री लिखना भूल गया है, तो आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है प्री हड़प्पन साइट। चौथा दिया गया भगवानपुर, तो जो भगवानपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है ये प्री हड़प्पन कल्चर का आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये बाद का आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसीलिए दोस्तों आप एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको थोड़ा भी प्रश्न में कंफ्यूजन लगे वहां पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रश्नों को आप लोग जरूर पढ़ें। कारण यह है दोस्तों कि आपके एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आप क्या करते हैं वहां पे गलत करके चले आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या है कि द मिडिल पैलियोलिथिक राइट एसोसिएट विद द टोबा वॉल्केनिक एश इज, लीजिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया टोबा ज्वालामुखी राख दोस्तों जो कि आपके मिडिल पैलियोलिथिक से संबंधित है। इसका आंसर देखिए छिपा हुआ है, यदि आप जो बच्चा होशियार होगा जो पहले का आंसर नहीं दे पाएगा तो देखिए यहाँ पर उसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। इसी वजह से आप कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में प्रश्न करके चले आते हैं, और ये हर बार होता है कि किसी न किसी प्रश्न का आंसर जो है दूसरे प्रश्न के क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मिडिल पैलियोलिथिक राइट आपका टोबा वोल्केनिक एश ये किससे एसोसिएट करता है, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, संघाव केव में, दूसरा पटपरा, तीसरा आपका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका समनापुर, और चौथा दिया गया है ज्वालापुरम। तो दोस्तों ये जो आपका टोबा वोल्केनिक एश है ये एसोसिएट करता है आपको किससे दोस्तों? तो ये आपका एसोसिएट करता है ज्वालापुरम से। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके क्या है कि हु अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन यूनिवर्सिटीज टू टेक अप आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन,
मतलब कि भाई साहब कि वह कौन से प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उनको जो उत्खनन है, जो एक्सकेवेशन है, उसको करने की अनुमति दी, उसको करने की आज्ञा दी। तो किसके द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है। ए कनिंघम अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम लोग भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ध्यान रखिएगा वह है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं। दूसरा नाम दिया गया है R.E.M. व्हीलर, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्टिमर व्हीलर, उनका नाम दिया गया है। तीसरा दिया गया है ए घोष अर्थात अमलानंद घोष। चौथा नाम दिया गया है M.S. वत्स। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उत्खनन करने की आज्ञा भारतीय विश्वविद्यालयों को सबसे पहली बार दी गई, तो दोस्तों वह व्यक्ति थे आपके मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर दोस्तों यह वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दोस्तों न केवल विश्वविद्यालयों को उत्खनन करने की अनुमति दी गई, साथ में दोस्तों इन्होंने जो भारतीय पुरातत्व में स्तरीकरण का सिद्धांत है, स्ट्रेटिग्राफी है, ये इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यदि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वह है आपके पिट रिवर्स। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आर्कियोलॉजी में यदि हम बात करते हैं तो आपके पिट रिवर्स हैं जिन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो जो मार्टिमर व्हीलर हैं, इन्होंने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। अब यहां पर आपके सामने एक और प्रश्न निकल के आपके दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, जब विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई एक्सकेवेशन करने की, तो मार्टिमर व्हीलर ने एक्सकेवेशन करने की अनुमति दी, तो कौन सा ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय सामने निकल कर आया, आगे निकल कर आया कि नहीं भैया हम क्या है कि एक्सकेवेशन करने के लिए तैयार है? तो प्रथम ऐसा कौन सा विद्यालय है, विच वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी हु टेक अप एंड एक्सकेवेट द आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब कि वह कौन सा प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहली बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस को कंडक्ट कराया? तो ध्यान रखिएगा, वह आपका विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सबसे पहली बार किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को क्या किया था? एक्सकेवेट किया था। तो ये सभी फैक्ट जो आपको एडिशनल रूप में दिए जाते हैं, प्लीज उनको क्या करें, आप सभी लोग ध्यान में रखें। जो हिंदी भाषा के छात्र हैं वो चाहें तो इस चीज का जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें और बाकी चीजों को लेके आप क्या करें, मैच करा लें। तब तक भाई साहब बाकी लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी से निवेदन है भाई कि आप सभी के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी से निवेदन दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा, मतलब कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक फैक्ट है जो कि पुरातात्विक आंकड़ा नहीं है, आर्कियोलॉजिकल डाटा नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या क्या है भाई? टेराकोटा फिगरिन्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृण मूर्ति। दूसरा टेराकोटा व्हील्स, अर्थात आपका जो पक्की मिट्टी के बने हुए पहिए होते हैं वो। तीसरा कंट्रोल पिट अर्थात नियंत्रण गर्त। और चौथा ओवन अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं चूल्हा। तो कौन सा इनमें से है जो कि आर्कियोलॉजिकल डाटा के रूप में, पुरातात्विक आंकड़े के रूप में नहीं जाना जाएगा? तो दोस्तों जो कंट्रोल पिट होता है, जिसको हम लोग नियंत्रण गर्त बोलते हैं, ये आपके आर्कियोलॉजिकल डाटा में आता नहीं है। बाकी आपका चाहे टेराकोटा फिगरिन्स हो, मृण मूर्तियां हो, टेराकोटा व्हील्स हो अर्थात मिट्टी के बने हुए पहिए हो, या फिर ओवन या फिर चूल्हे हो, जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल डाटा में आते हैं। जबकि जो कंट्रोल पिट है ये नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 कि फैब्रिक डी इज फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो आपका फैब्रिक डी है ये निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ये पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है अर्थात चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा इंसाइज्ड डेकोरेशन, मतलब कि आपका जो उत्कीर्ण सजावट है उसके लिए फेमस है। या फिर पॉलिश्ड सरफेस के लिए फेमस है अर्थात पालिशदार सतह के लिए फेमस है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कलर अर्थात रंग के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जो फैब्रिक डी है दोस्तों, ये आपका फेमस है आपके पॉलिश्ड सरफेस की वजह से, अर्थात कि दोस्तों आपका जो आपका पॉलिश सतह है दोस्तों, ये उसके वजह से क्या है आपका फेमस है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या होगा? अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी इज बोरोड फ्रॉम
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि स्ट्रेटिग्राफी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पिट रिवर्स एंड इट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बाय द मार्टिमर व्हीलर। पिट रिवर्स ने स्ट्रेटिग्राफी का जो सिद्धांत है वो दिया था और इंडिया में इसे मार्टिमर व्हीलर ने दिया। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्तर विन्यास का सिद्धांत, ये किस जगह से लिया गया? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इससे आर्कियोलॉजी में कहीं दूसरे स्थान से क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है पहले ये कहां पर था? ये कॉन्सेप्ट था जियोलॉजी में। कहां पर था? जो भूतत्व विज्ञान है ये उसका हिस्सा था और इसी जगह से आर्कियोलॉजी ने इसे क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, अपने अंदर लिया है। इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेंटेड ग्रेवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में पीजीडब्ल्यू और हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं, तो पेंटेड ग्रेवेयर पीरियड इज नोन फॉर द यूज ऑफ, मतलब कि ये जो चित्रित धूसर मृदभांड का काल है ये किसके उपयोग के लिए जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉपर के उपयोग के लिए अर्थात तांबे के उपयोग के लिए, दूसरा आयरन के उपयोग अर्थात लोहे के उपयोग के लिए, तीसरा ब्रॉस अर्थात पीतल के उपयोग के लिए, या फिर चौथा स्टील के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पीजीडब्ल्यू पीरियड है दोस्तों, ये जाना जाता है आपके आयरन यूज के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप साउथ इंडिया में देखते हैं कि वहां पर मेगालिथिक पीरियड चलता है, क्या चलता है? मेगालिथिक, जिसको हम लोग बोलते हैं महापाषाण काल, जो कि दोस्तों आपके किस काल से एसोसिएट करता है? आयरन एज से एसोसिएट करता है, अर्थात कि आपके ये किससे, किस काल से संबंधित है? मेगालिथिक लौह काल से संबंधित है। और ये जो लौह काल है तो ये बात कर रहा है कहां पर? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में लौह काल किससे एसोसिएट करता है? मेगालिथिक पीरियड से। और इस काल में जो यहां पर मृदभांड चलता है वो चलता है आपका बीआरडब्ल्यू। जबकि यदि आप नॉर्थ इंडिया में उसी समय आते हैं और वहां पर जो नॉर्थ इंडिया में आयरन एज है, तो वहां पर किस प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं? पीजीडब्ल्यू अर्थात आपका पेंटेड ग्रेवेयर देखने को मिलता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान में जरूर रखें कि पीजीडब्ल्यू के कंटेम्प्रेरी साउदर्न इंडिया में कौन सी आपकी मृदभांड परंपरा थी? तो वो थी आपकी बीआरडब्ल्यू अर्थात ब्लैक एंड रेड वेयर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चार आपके टूल्स के टाइपोलॉजी के नाम दिए गए हैं। दीज आर टूल्स टाइपोलॉजी: डेंटिकुलेटेड ब्लेड्स, लेवेलोजियन स्क्रैपर्स, chopper chopping tools and cleavers. These are the tool typology and you have to chronologize in order. अब आप भैया जो टूल्स का नाम दिया गया है, इनके कब पहले आया टूल्स और कब बाद में आया, इनके हिसाब से आपको क्या करना है भैया? इनको आपको क्या करना है कि एक क्रम में आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले जो चॉपर चॉपिंग टूल आएगा। हमने आपको बताया था कि लोअर पैलिथिक पीरियड में सबसे पहली बार हमको देखने को मिलता है चॉपर चॉपिंग टूल, जो कि पहले नंबर पे आएगा। कब आएगा? ये लोअर पैलिथिक में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पश्चात जो आपका क्लीवर है, क्लीवर्स इसको हम लोग बोलते हैं, और ठीक है, क्लीवर्स जो है ये आपके इसके पश्चात देखने को मिलते हैं दूसरे नंबर पर। उसके पश्चात लवा लवा तकनीक, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। लवा लवा तकनीक के द्वारा बनाया गया जो उपकरण होता है, लवा लेवेलोजियन टेक्निक भी बोलते हैं इसको लवा लेवेलोजियन स्क्रैपर भी बोल रहे हैं, जो कि लवा लवा तकनीक से बना है। ये तीसरे नंबर पर, और सबसे बाद में आएगा आपका डेंटिकुलेटेड ब्लेड। दोस्तों ये आपके सबसे लास्ट में आएगा। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेगालिथिक आर contemporary to one of the following from the upper गंगा प्लेन। लीजिए, अभी कुछ देर पहले जब हम पीजीडब्ल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पीजीडब्ल्यू के साथ कौन एसोसिएट करता है साउदर्न इंडिया में। तो हमने आपको बताया था मेगालिथिक बीआरडब्ल्यू एसोसिएट करता है। तो प्रश्न यहां पर वही पूछ दिया गया कि मेगालिथ्स आर कंटेम्पररी टू वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अपर गंगा प्लेन, अर्थात जो चित्रित धूसर मृदभांड काल है, इस ये आपके ऊपर गंगा घाटी में निम्नलिखित में से किस
काल में महात्मा के कालीन आपके समकालीन। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लेट हड़प्पा काल से संबंधित है, कोसीपी से है कि पीजीडब्ल्यू से, कि एनबीपीडब्ल्यू से है। तो भैया आप तो कंफ्यूज होंगे नहीं, आप तुरंत बता देंगे कि पीजीडब्ल्यू से। उत्तर भारत में पीजीडब्ल्यू आपके आयरन एज से एसोसिएट करता है, और दक्षिण भारत में मेगालिथिक आयरन एज से एसोसिएट करता है। मेगालिथिक में आपका बीआरडब्ल्यू प्रकार का मृत भांड है, ब्लैक एंड रेड का प्रकार का मृत भांड है, और उत्तर भारत में पीजीडब्ल्यू प्रकार का मृत भांड है, जिसको हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आइडेंटिफाई द नॉन हड़प्पन चारकोलिथिक साइट एमंग द फॉलोइंग। जो ये चार आपको नाम दिए गए हैं साइट्स के, इनमें से कोई एक ऐसा साइट है जो कि नॉन हड़प्पन है, अर्थात हड़प्पा के काल का नहीं है, और वो आपका चालकोलिथिक साइट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपको शर्त दी गई है कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा आपको ताम्र पाषाण काल पहचानना है, वो पूरा स्थल जो कि ताम्र पाषाण काल का हो, लेकिन वो हड़प्पा के काल से संबंधित ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे पूरा स्थल हैं जो कि हड़प्पा काल में भी पाए गए हैं और आपके चालकोलिथिक पीरियड में भी पाए गए, लेकिन यहाँ पर वो हड़प्पा काल का ना हो, ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है गनेरी वाला, सबसे पहले दोस्तों दिया है गनवेरी वाला, दूसरा दिया गया है राखीगढ़ी, तीसरा दायमाबाद, और चौथा दिया गया है गिलुंड। तो दोस्तों जो गिलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, तो हमने आपको बताया भी था, जब हम लोग पहले बोल रहे थे कि भिन्न छाट ये, तो उसमें आपका गिलुंड आया था। तो जो गिलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये ऐसा चालकोलिथिक पीरियड का साइट है जो कि नॉन हड़प्पन साइट, अर्थात यहाँ से हमको ताम्र पाषाण काल के अलावा हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि मेसोलिथिक साइट ऑफ द गंगा प्लेन आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। मतलब कि दोस्तों आपको यह बताना है कि जो गंगा के मैदान के मध्य पाषाणिक स्थल हैं वो कहां पर स्थित हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बिग रिवर्स अर्थात जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके तट पर स्थित हैं, दूसरा ऑक्सबो लेक्स मतलब जो गोखुर झील हैं उनके तट पर स्थित हैं, तीसरा हिल स्लोप्स मतलब कि दोस्तों जो पहाड़ी की ढलाने हैं उन पर मेसोलिथिक साइट्स स्थित हैं आपके गंगा प्लेन की, या फिर नन ऑफ द अबव अर्थात कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका जो ये क्या कहते हैं मेसोलिथिक साइट दोस्तों गंगा प्लेन की, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो आपकी ऑक्सबो लेक जो है दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील, उनके तट पर स्थित हमको अधिकांशतः मेसोलिथिक साइट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। वो भी कहां की दोस्तों, तो गंगा प्लेन एरिया की। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि टू वार्ड ऑफ द कैलेमिटी द राष्ट्रकूटा किंग हु sacrificed his own finger to goddess महालक्ष्मी ऑफ कोल्हापुरा was। मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया है आपसे कि दुर्भिक्ष निवारणार्थ मतलब कि आपके वहां से अकाल मिट जाए, इसको हटाने के लिए वहां पर कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक है दोस्तों जिसने कि अपनी जो अंगुली है वो कोल्हापुर की देवी महालक्ष्मी के सामने क्या कर दिया, काट के समर्पित कर दिया, उसको हटा दिया। तो भैया आपके सामने ऑप्शन दिया गया राजा का नाम, तो वह राजा कौन था, तो कृष्ण द्वितीय, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्ष नृपतुंग, और चौथा दिया गया है ध्रुव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो अमोघ वर्ष नृपतुंग है दोस्तों, इसने जो राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों, इसने क्या किया था कि जो कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी थी उनके सामने अपना फिंगर दे दिया था। कारण ये था दोस्तों कि दुर्भिक्ष वहां से चला जाए, जो कैलमिटी है अर्थात जो वहां पर अकाल पड़ा है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन में जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसके काल में अकाल पड़ा था, तो दोस्तों आपका है अमोघ वर्ष नृपतुंग। आगे चलते भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स वाज गिवन अ नेम विदाउट स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। मतलब कि प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्कृति है जिसका नामकरण स्तरीकृत सांस्कृतिक निक्षेपों के बगैर किया गया है। तो वहां पर जो अब नामकरण किया गया, जब उसका नॉमिनिक्लेचर हुआ दोस्तों, तो वहां पर स्ट्रेटिग्राफी डिपॉजिट को वहां पर क्या किया गया, ध्यान नहीं दिया गया और उसके बगैर ही उसका नामकरण कर दिया गया। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हाकरा कल्चर, आमरी कल्चर, या फिर कोट दीजी कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यदि हम चलते हैं दोस्तों जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इनके नामकरण जो है दोस्तों ये विदाउट स्ट्रेटिग्राफी डिपॉजिट के किया गया है। इस वजह दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, द नेम ऑफ कालिदास इन मेंशन्ड इन, लीजिए
अभी दोस्तों जब हम लोग जून 2010 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, सॉरी दिसंबर 2010 का, तो हम लोग डिस्कस किया था और बताया था दोस्तों आपसे कि जो कालिदास का नाम है ये हमको कहां पर मिला था नाम, रवि कीर्ति का जो लिखा गया इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ए होल इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमको पुलकेशिन द्वितीय और दोस्तों किसकी जानकारी, जो आपका क्या कहते हैं हर्षवर्धन के बीच का जो युद्ध है उसकी जानकारी मिलता है दोस्तों। तो उसमें रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे की है, तो कालिदास और जो भारवी हैं उनसे की है। तो कालिदास और भारवी का उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है, तो इस एहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। और एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा किसने, तो वो लिखा है दोस्तों आपके रवि कीर्ति ने। तो ये सभी फैक्ट्स दोस्तों आप लोग बराबर से याद करते रहें। कंफ्यूजन है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो पर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक आप सभी चाहें तो जो हिंदी के प्रश्न हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और सभी भाई बहन जो कि दोस्तों नए हैं वो चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 21 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था। उसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि द अर्लीस्ट इडिक्ट्स मेंशंस द नेम ऑफ अशोका इज, मतलब कि दोस्तों जो अशोक का नाम हमको देखने को मिलता है, ये अशोक शब्द है दोस्तों, जो अशोक का नाम हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रथम उल्लेख करने वाला वह कौन सा इडिक्ट है, वह कौन सा अभिलेख है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। सन्नति इडिक्ट पहला दिया गया है, अर्थात जो सन्नति का दोस्तों जो शासकीय अभिलेख है वो, इडिक्ट का मतलब होता है शासक के द्वारा जो शासकीय अभिलेख किया जाता है दोस्तों, हम लोग उसको इडिक्ट बोलते हैं। तो सन्नति इडिक्ट में अशोक का नाम देखने को मिलता है कि रॉक इडिक्ट 10, मतलब कि जो शासकीय अभिलेख संख्या 10 है वो देखने को मिलता है उसमें नाम उसका, कि मास्कीय अभिलेख में देखने को मिलता है, या फिर रॉक इडिक्ट संख्या 12 में देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोगों ने जब भी अशोक का नाम सुना होगा तुरंत एसोसिएट करिएगा आप सभी मास्कीय अभिलेख से। कारण ये दोस्तों कि जो मास्कीय अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, इस वजह से इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों द व्हीकल ऑफ भैरवा इज, मतलब कि दोस्तों जो भगवान शिव का भैरव रूप है उस भैरव रूप का वाहन क्या है, सवारी क्या है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पिकॉक मतलब मयूर है, दूसरा लॉयन अर्थात सिंह है, तीसरा डियर मतलब हिरण है, चौथा डॉग मतलब कुत्ता है। अब भी आपने दोस्तों भगवान शिव के अवतार का चर्चा पढ़ किया होगा, उसके बारे में जानते होंगे दोस्तों। तो भगवान शिव का जो भैरव स्वरूप है दोस्तों, ये इनका जो आपका व्हीकल है, वो जो साधन है दोस्तों, वो क्या है, वो है कुत्ता। दोस्तों यदि आपने कभी भी आपके आसपास के क्षेत्रों में भैरव का दोस्तों एक मंदिर होगा, उनका पूजा किया जाता होगा दोस्तों, वहां पर कुत्ते के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा दोस्तों। पूजनीय होते हैं दोस्तों वहां पर भैरव संप्रदाय के लिए। कारण ये दोस्तों कि जो भैरव है भगवान शिव के स्वरूप, इनके व्हीकल के रूप में डॉग को, कुत्तों को जाना जाता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट द पर्शियन इंपरर खुरसू सेकेंड सेंट हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट, मतलब कि दोस्तों जो पारसिक सम्राट हैं खुसरो द्वितीय दोस्तों, उन्होंने राजदूत को अपने सम्मान के प्रदर्शन के लिए किसके दरबार में भेजा था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। हर्षवर्धन जो कि दोस्तों पुष्यभूति वंश का शासक है, और इसी का दोस्तों अभिलेख है आपका ए होल इंस्क्रिप्शन, ए होल प्रशस्ति, जो कि दोस्तों रवि कीर्ति ने लिखा है। दूसरा दोस्तों नाम दिया गया है राष्ट्रकूट गोविंद द्वितीय, अर्थात दोस्तों जो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक है गोविंद तृतीय, उसका नाम। दूसरा नाम दिया गया दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड का नाम। और चौथा नाम दिया गया दोस्तों राजेंद्र चोल, अर्थात दोस्तों चोल वंश का शासक जो राजेंद्र दोस्तों, उसका नाम। तो किसने दोस्तों किसके शासन काल के दरबार में दोस्तों जो खुसरो द्वितीय दोस्तों, उसने अपने राजदूत को उसमें भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका हर्षवर्धन जो है दोस्तों, आपको जो पुष्यभूति वंश का है, ये अपने इसके दरबार में उसने आपका क्या किया था कि जो इसका एम्बेसडर है, जो कि इसका राजदूत है, उसको भेजा था। और इसका दोस्तों हमने आपको भी बताया कि इसका एक इंस्क्रिप्शन, जिसका नाम है दोस्तों ए होल इंस्क्रिप्शन, जो कि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और इसमें ए होल इंस्क्रिप्शन में जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन है उसके बीच के युद्ध का पता चलता है। साथ में दोस्तों इसके में ही आपके कालिदास और भारवी का भी उल्लेख किया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 24, इसमें कहा गया कि द लोकेशन ऑफ बुद्धाज बर्थ प्लेस इज नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस इज। अब देखिए इसी प्रश्न को कुछ देर पहले हमने आपको जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो बताया था कि भाई जो अशोक का रुमिन द इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, वहां से
भगवान बुद्ध के जन्मस्थली का पता चलता है। और वहीं पर यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण वहां के जो कर हैं वो माफ कर दिए गए हैं, और कुछ कर 1/6 से घटा के 1/8 कर दिए गए हैं। और वो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों अशोक का रुमिंद इंस्क्रिप्शन, जहां से हमको भगवान बुद्ध के लोकेशन जो है दोस्तों, जो कि भगवान बुद्ध के जन्मस्थली है, उसका पता चलता है। इस वजह से जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इसमें दोस्तों आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है दोस्तों। जो लिस्ट 1 है दोस्तों, इसमें आपके क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, फसलों के प्रकार दिए गए हैं। और जो लिस्ट 2 है दोस्तों, ये आपको दिया गया है कि इनके प्रथम उपज हमको कहां से देखने को मिलती है, इनके फर्स्ट कल्टीवेशन के जो आपके एविडेंसेस है कहां से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका नाम दिया गया दोस्तों, वो दिया गया किसका, वीट का। किसका नाम दिया गया दोस्तों, वीट का नाम दिया गया है दोस्तों। जो वीट है हम लोग क्या जानते हैं, उसको गेहूं के रूप में जानते हैं। अब गेहूं का प्रथम उपज हमको कहां से प्राप्त होता है, क्या है, ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसका ऑप्शन में जो बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अर्थात जो गेहूं है दोस्तों, इसका प्रथम प्रमाण हमको जो पश्चिमी एशिया है दोस्तों क्षेत्र है, आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि के संदर्भ में, एग्रीकल्चर के फील्ड में वेस्टर्न एशिया जो है दोस्तों हमको बहुत सारे एविडेंसेस, मेजर एविडेंसेस देता है दोस्तों। जिसमें दोस्तों कि आपका मेहरगढ़ भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और यहीं से हमको गेहूं के प्रथम साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं राइस की अर्थात चावल के प्रमाण की, तो चावल के प्रमाण दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं चाइना के एरिया में, चीन के एरिया में। वहीं पर यदि हम बाजरे की बात करते हैं, मिलेट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो मिलेट है दोस्तों, मिलेट जो कि इसका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दोस्तों सबसे पहली बार कहाँ किया गया था दोस्तों, तो हमको साउथ अमेरिका में, अर्थात दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर हमको इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। मिलेट को हम लोग मक्के के रूप में जानते हैं, और इसका प्रमाण हमको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों कि महावीरा वॉज बोर्न एट, मतलब दोस्तों महावीर स्वामी है, इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, कुंडग्राम जो है दोस्तों वहां पर हुआ था। और दोस्तों ये कुंडग्राम स्थित कहां पे दोस्तों, ये कुंडग्राम स्थित है आपके वैशाली में। कहां पर स्थित दोस्तों, जो वैशाली दोस्तों आपका स्थान है वहां पर है दोस्तों। और ये आपका दोस्तों कुंडग्राम में ही आपके महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म जो है दोस्तों इसके 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो हैं दोस्तों आपके महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का दोस्तों जो ये आपका पूरा सिंबल है दोस्तों वो है आपका सिंह। और दोस्तों इनके अलावा यदि हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ दोस्तों सिंबल है वो है आपका सर्प। आपके एग्जाम में लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखें कि मृत्यु कब हुई, कहां पर हुई, कैसी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन में जो 26 से आपसे पूछा गया है कि सुदर्शन लेक was again repaired by, लीजिए यही प्रश्न अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बताया था कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उसमें जो है कि हमको सुदर्शन लेक के जानकारी मिलती है दोस्तों। जो कि उनके जो मंत्री थे दोस्तों सुदर्शन झील के, रुद्रदामन के दोस्तों जो मंत्री थे सुविशाख, उनके द्वारा इसका रिपेयर किया गया था उस समय। लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया दोस्तों वो गुप्त शासकों की बात कर रहा है। और गुप्त शासक जो है दोस्तों, इस गुप्त शासक का के द्वारा दोस्तों किसने निर्माण किया दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्कंद गुप्त के शासन काल में दोस्तों ये जो आपका सुदर्शन झील है उसका निर्माण एक बार पुनः कराया गया। और इसका दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है, तो इसका हमको निर्माण देखने को मिलता है आपके सुदर्शन झील का रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो है, यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है दोस्तों। जो लिस्ट 1 है दोस्तों ये आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में दोस्तों इनकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो कल्चरल आपके डिपॉजिट हैं, उनके नाम दिए गए हैं दोस्तों। जो सबसे पहला नाम देखने को मिला है वो दोस्तों 16R दोस्तों। 16R दोस्तों की आज का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 16R दोस्तों आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल सेगमेंट दोस्तों, डिपॉजिट है, जहां से हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की प्राप्ति होती है। अब ये जो 16R है दोस्तों, ये किस कल्चरल डिपॉजिट से दोस्तों आपका एसोसिएट होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो जो आपका 16R है दोस्तों, ये आपका एसोसिएट होता है किससे, तो दोस्तों ये होता है आपके पैलियोलिथिक रिकॉर्ड से। अर्थात यहाँ पे हमको जो पूरा पाषाण काल है उसके प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं सिंगी तालाब की, जो सिंगी तालाब है ये एसोसिएट होता है एसोसिलियन
असेंबली से, अर्थात दोस्तों यहाँ से हमको जो एसुलियन असेंबलीज है दोस्तों, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से हमको जो एसुलियन समूह है इनकी प्राप्ति होती है। वहीं पर दोस्तों जो डिंडवाना लेक कोर है, अर्थात दोस्तों जो डिंडवाना का लेक कोर है, ये किससे एसोसिएट होता है दोस्तों, तो डिंडवाना का लेक कोर एसोसिएट होता है आपके होलोसिन रिकॉर्ड से, जो नूतन काल का दोस्तों आपका जो साक्ष्य है दोस्तों, जो आपका नूतन काल का आपका अंकन है उससे आपका एसोसिएट होता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम कहते हैं बात तिलवारा की, जो तिलवारा आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये दोस्तों आपका एक मेसोलिथिक साइट है, अर्थात मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू हड़प्पन्स, मतलब कि दोस्तों वह कौन सा ऐसा आपका दोस्तों धातु है जिसकी जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी। बहुत सिंपल सा प्ले ग्रुप के बच्चों का क्वेश्चन से मैं बार बार बताते आता हूं कि दोस्तों जब भी बात मेटल की यूज की और खास कर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पन्स को आपके आयरन की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। जबकि दोस्तों वो चाहे गोल्ड कह लें, आपके कॉपर कह लें, ब्रॉन्ज कह लें, सिल्वर कह लें, ये सभी दोस्तों उनकी जानकारी थी। वहीं पर दोस्तों यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मानव के द्वारा सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो किया गया था आपकी किस धातु का, वो था कॉपर। वहीं पर दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज एज के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं दोस्तों, जो ब्रॉन्ज एज है उसके रूप में जानते हैं दोस्तों। और जो ब्रॉन्ज एज है, कारण यह दोस्तों कि यहाँ पर इस काल में ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई मूर्तियों के प्रमाण, स्कल्पचर्स के प्रमाण भर भर के होते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि इन चीजों को हमको ब्रॉन्ज एज के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं, आप सभी भाइयों बहनों से दोस्तों निवेदन है कि दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताएं दोस्तों। इसके पहले कि दोस्तों हम आगे की चीजों की चर्चा करें, यदि आप सभी भाई बहन दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए भाई, हिंदी के प्रश्न को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहिए दोस्तों। आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आपके फीडबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या कुछ चीजें सही करनी है, कहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे कोई चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों आपके सामने है कि मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, मतलब कि दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से दोस्तों आपको क्या कराना है, मैच कराना है। जो लिस्ट 1 दोस्तों ये स्कल्पचर्स के नाम दिए गए हैं, वहीं पर जो लिस्ट 2 है दोस्तों ये आपके साइट्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों जो लिस्ट 1 में आपके जो दिया गया है वो दिया गया दोस्तों इनक्लोज्ड सेटलमेंट, मतलब कि दोस्तों आपको जो बताया गया है कि जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें कहा गया है दोस्तों जो घिरी हुई बस्ती के प्रमाण है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, इनक्लोज्ड सेटलमेंट दोस्तों कहाँ से देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको एसोसिएट करना है कि भाई कहाँ से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके प्रमाण जो दोस्तों जो इनक्लोज्ड आपके सेटलमेंट है, इनको प्रमाण हमको दोस्तों जो कंकड़ बाग है वहां से देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए का 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं मड इम्बार्कमेंट की दोस्तों, अर्थात दोस्तों आपकी जो मिट्टी का बना हुआ प्राचीर है, दीवार दोस्तों, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, इसका प्रमाण हमको प्राप्त होता है राजघाट से। जिसका एक्सकेवेशन दोस्तों राजघाट का एक्सकेवेशन ए के नारायण ने किया। किसने किया, ए के नारायण दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया और यहाँ से दोस्तों हमको मड इम्बार्कमेंट अर्थात मिट्टी के बने हुए प्राचीर का पता चलता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला इसमें दिया हुआ है मड फोर्ट के बारे में बात कर रहा है, अर्थात दोस्तों मिट्टी का जो दुर्ग होता है इसके प्रमाण की प्राप्ति कहां से होती है दोस्तों, तो इसके प्रमाण की प्राप्ति होती है हमको श्रावस्ती से। श्रावस्ती का दोस्तों एक्सकेवेशन किया है आपके किसने दोस्तों, इसका एक्सकेवेशन किया है के सिन्हा ने। किसने किया दोस्तों, के सिन्हा ने दोस्तों इसका एक्सकेवेशन किया है। और दोस्तों यहां से हमको मड फोर्ट अर्थात मिट्टी के बने हुए दुर्ग का प्रमाण पता चलता है दोस्तों। और श्रावस्ती दोस्तों जब भी ध्यान में आए तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में ही दोस्तों भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए और इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षावास भी इसी श्रावस्ती में किया था। अगला दोस्तों नाम दिया है दोस्तों फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन का सबसे ज्यादा प्रमाण हमको कहां से मिलता है दोस्तों, तो फोर्टिफिकेशन का सबसे ज्यादा प्रमाण दोस्तों हमको राजगीर से देखने को मिलता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है दोस्तों, मैच कराना है। उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी। क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए गए दोस्तों, लिस्ट वन में इंस्क्रिप्शंस के नाम है, और जो लिस्ट टू है दोस्तों यहाँ पे इनसे रिलेटेड रूलर्स के नाम दिए गए, जिनको क्या करना है दोस्तों, आपको एसोसिएट करना है। दोस्तों जो लिस्ट वन में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का नाम दिया गया है वो दिया गया है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, अर्थात दोस्तों जो उत्तर मेरू आपका अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन दोस्तों ये आपका एसोसिएट होता है आपके परांतक प्रथम से। किसी दोस्तों जो परांतक प्रथम है इनका दोस्तों आपका उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, वहीं बात करें ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन दोस्तों बहुत फेमस है। भोज शासक मिहिर भोज जो है दोस्तों ये आपके इनका ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर अभिलेख है। वहीं बात करते हैं आपके दोस्तों सांगली ताम्रपत्र की, सांगली कॉपर प्लेट की दोस्तों, ये आपका है दोस्तों आपका किसका, ये दोस्तों आपका गोविंद फोर्थ का दोस्तों, गोविंद चतुर्थ का है दोस्तों। वहीं बचा आपका बादामी इंस्क्रिप्शन, बादामी दोस्तों आपका अभिलेख का है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों, तो ये आपके पुलकेशिन प्रथम का है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों कौन सा अभिलेख किस शासक का है, उसमें किसकी चर्चा मिलती है, इस चीज को दोस्तों आप लोग जरूर जानें। और दोस्तों हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, और आप चाहें दोस्तों उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपको आइटम्स को मैच कराना दोस्तों, लिस्ट वन को लिस्ट टू से। यहाँ पर दोस्तों लिस्ट वन है दोस्तों, इसमें आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए, और लिस्ट टू में दोस्तों आपके यहाँ पर उनके एक्सकेवेटर्स के नाम दिए गए हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले आपको राजघाट के एक्सकेवेटर का नाम बताया दोस्तों, कि दोस्तों जो आपके ए.के. नारायण है इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपके राजघाट को एक्सकेवेट किया था। और हमने अभी दोस्तों श्रावस्ती को भी बताया दोस्तों, कि जो के सिन्हा है दोस्तों इन्होंने क्या किया था, श्रावस्ती को एक्सकेवेट किया था। वहीं पर दोस्तों जो आपके हस्तिनापुर है दोस्तों, कुछ देर पहले हमने जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बीबी लाल के बारे में दोस्तों, तो बीबी लाल सर ने दोस्तों आपके हस्तिनापुर को एक्सकेवेट किया है। वहीं पर दोस्तों अहिच्छत्र, जहां से सबसे पहली बार दोस्तों अहिच्छत्र से ही हमको पीजीडब्ल्यू का प्रमाण प्राप्त होता है, जिसको हम लोग पेंटेड ग्रेवियर बोलते हैं, इसका प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों। और इसका प्रमाण दोस्तों हमको के.एन. दीक्षित ने दोस्तों वहां पर एक्सकेवेट किया था, यहां से हमको पीजीडब्ल्यू के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, उम्मीद करते दोस्तों आपके सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 दिया दोस्तों, जहां पर आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है दोस्तों, आपको मैच कराना है। जो लिस्ट वन है दोस्तों ये आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं, और जो लिस्ट टू है दोस्तों ये आपके इनके राइटर्स के और ऑथर्स के नाम दिए गए, जिनको दोस्तों क्या आपको बताना है। लिस्ट वन में दोस्तों जो सबसे पहले नाम दिया गया दोस्तों, वो नाम दिया गया पुस्तक का प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों प्रबंध चिंतामणि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, और इसके राइटर कौन है दोस्तों ये आपको बताना है। और इसके राइटर है दोस्तों आपके मेरुतुंग। दोस्तों मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि बहुत फेमस है दोस्तों। वहीं पर हम बात करते हैं कविराज मार्ग। दोस्तों कविराज मार्ग जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा दोस्तों। जो कविराज मार्ग दोस्तों पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है दोस्तों, तो इसके लेखक का नाम है अमोघ वर्ष। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों राज तरंगिणी की, तो राज तरंगिणी दोस्तों जो कि हमको कश्मीर का हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की जानकारी देता है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इतिहास दोस्तों, जो कश्मीर का इतिहास है उसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देता है दोस्तों, वो देता है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों, तो लिखा है आपके कल्हण ने। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देखिए विक्रमांक देव चरित की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके लिखा है विल्हण ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विक्रमांक देव चरित दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपके विल्हण ने। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भैया ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, बिना कुछ समय लगाए आसानी से याद भी कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू। जो लिस्ट वन दिया गया है दोस्तों ये आपके साइट्स के नाम है, और जो लिस्ट टू दिया गया है ये साइट्स किस नदी के किनारे बसे हैं, आपको क्या करना है बताना है। लिस्ट वन दोस्तों नाम दिया गया सबसे पहले जोरवे कल्चर का, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो नाम दिए गए जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, प्रकाश, ये दोस्तों आपके चालुलिथिक कल्चर के साइट हैं। इनमें से दोस्तों जो आपके जोरवे कल्चर है ये कहाँ पर आपका, किस नदी के तट पर दोस्तों आपका स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो जोरवे साइट है दोस्तों ये आपके गोदावरी नदी के तट पे है दोस्तों। जबकि हम बात करते हैं नेवासा के दोस्तों, तो नेवासा आपके तापी नदी के तट पर स्थित है। इनाम गांव दोस्तों आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका दोस्तों स्थित है कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपके घोड़ नदी पर स्थित है। दोस्तों जो बाकी आपका प्रकाश आर्कियोलॉजिकल साइट है आपके प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी मैंने कुछ गलतियां की हैं। बी ए का जोरवे का गोदावरी
नेवासा का एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलतियां हुई हैं, उनको हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, अन्यथा फिर गलत कर लेंगे आप। जोरवे दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो निमासा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों ये आपके प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। जबकि दोस्तों जो इनाम गांव आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका दोस्तों घोड़ नदी के तट पर स्थित है। जबकि दोस्तों जो प्रकाश आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका तापी नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर ग्लिच कर गई थी, याद नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहूंगा। दोस्तों जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए कि क्या भाई आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ, तब तक जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं दोस्तों। जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताते हुए भी चलें। आगे चलते हैं भाई साहब अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपके सामने दिए गए हैं और इनको क्या करना है कि आपको मैचिंग करानी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट 1 दिया गया है वो आपके प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 जो है दोस्तों ये आपके आपके डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं, अर्थात राजवंशों के नाम दिए गए हैं। और आपको करना क्या है दोस्तों, तो आपको इनको क्या करना है, मैच कराना है। भैया कौन किसके साथ एसोसिएट होगा, कौन किसके साथ मैच करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो नाम दिया गया है वो नाम किसका दिया गया है दोस्तों, जिसको कि आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या होगा भैया, तो उदयपुर की बात कर रहा है सबसे पहले दोस्तों। तो उदयपुर जो आपका पुरास्थल है ये किससे एसोसिएट होगा दोस्तों, जिससे एसोसिएट होगा आपके चोला राजवंश से। वहीं पर उदयपुर के अलावा दोस्तों आपका जो वातापी है ये किससे एसोसिएट होगा दोस्तों, कि हम बात करते हैं आपके वातापी का दोस्तों। तो जो वातापी है आपका एसोसिएट होगा आपके चालुक्य राजवंश से। वंजी आपकी बात करते हैं तो वंजी जो आपका चीर से होगा। वहीं पर जो मदुरै दोस्तों आपके पांड से होगा। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखते हुए चले, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी के चीज़ों को सोच के समझ के आपका जरूर जवाब दें दोस्तों समय के साथ। तो कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताते हुए चले। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38, जहां पर दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से दोस्तों मैच कराना है। जो लिस्ट 1 है दोस्तों आपके सामने कुछ ये फैक्ट दिए गए दोस्तों, जिसको कि आपको लिस्ट 2 से मैच कराना है दोस्तों। जो कि लिस्ट 2 में यहाँ पर दोस्तों आपको क्या किए गए हैं कि कल्चर्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों नाम दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आपका चेफेडम दोस्तों, अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अधिनायकता। अधिनायकता जो है दोस्तों ये किससे एसोसिएट करेगा दोस्तों, जो अधिनायकता है ये एसोसिएट करेगा दोस्तों आपके प्री एनबीपीडब्ल्यू काल से, अर्थात जो एनबीपीडब्ल्यू का प्रारंभिक का काल दोस्तों ये उससे एसोसिएट करेगा। वहीं पर दोस्तों जो स्टेट है, जो राज्य दोस्तों ये किससे एसोसिएट करेगा दोस्तों, जो राज्य है दोस्तों ये आपका एसोसिएट करेगा एक मिनट दोस्तों, ये एसोसिएट करेगा आपके एनबीपीडब्ल्यू काल से दोस्तों। वहीं पर हम बात करते हैं कंथक की दोस्तों। तो कंथक आप सभी लोग जानते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था दोस्तों, ये तो आपका कंथक बुद्ध से एसोसिएट करेगा। बाकी बचा दोस्तों आपका जो धान प्रतिरोपण है, पैडी ट्रांसप्लेशन है दोस्तों, ट्रांसप्लांटेशन, ये आपका एसोसिएट करेगा दोस्तों वेट पैटी कल्टीवेशन से। और उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि बाकी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि उसमें आपको जो टेम्पल्स दिए गए हैं, मंदिरों के नाम दिए गए हैं, इनके डेटिंग के हिसाब से, इनके कालक्रम के हिसाब से आपको क्या करना है कि सबसे इनको क्रम में निर्धारित करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो सांची मंदिर है दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसको फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल के रूप में भी दोस्तों हम लोग जानते हैं, पहला दोस्तों आएगा। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो दुर्गा मंदिर है दोस्तों एहोल का दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आएगा। वहीं पर दोस्तों जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। जो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों की चोल काल का है ये आपको सबसे लास्ट में आएगा, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए की क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों। तो जो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है दोस्तों, कि आपको मैच कराना है। जो लिस्ट 1 है दोस्तों यहाँ पर इनके फाइंडिंग्स के नाम दिए गए हैं, एविडेंसेस के नाम दिए गए हैं। और जो लिस्ट 2 है दोस्तों ये इनके कल्चर के नाम दिए गए हैं।
अर्थात दोस्तों सबसे पहला प्रमाण दिया गया था फायर अल्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अग्नि वेदिका दोस्तों। तो अग्नि वेदिका के प्रमाण हमको किस काल से देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। और दोस्तों ये जो अग्नि वेदिका है हमको किस काल से देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो अग्नि वेदिका के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों किस काल से, तो वो देखने को मिलते हैं दोस्तों हमको NBPW काल से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं यूप के प्रमाण की, दोस्तों यूप के प्रमाण हमको किस काल से देखने को मिलते हैं, तो यूप के प्रमाण हमको दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों क्रिमेशन ग्रेप्स की बात करते हैं, अर्थात दोस्तों हम लोग बात करते हैं दाह संस्कार समाधान की, तो दाह संस्कार जो समाधान है दोस्तों ये कहाँ से देखने को मिलते हैं, ये हमको चालकोलिथिक पीरियड से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों आपका जो पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स हैं, अर्थात कि दोस्तों जो हमका दाह संस्कारोपरांत समाधान की बात करते हैं, मतलब आगे पहले दाह संस्कार कर दिया गया, उसके पश्चात उनका समाधान किया गया दोस्तों, और इसके प्रमाण हमको PGW काल से देखने को मिलते हैं। और इसके प्रमाण दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा, बी होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों कि जो आपको दिया गया डाटा है, आपको क्या करना है, कल्चर जो दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों 4 कल्चर्स के नाम दिए गए हैं। कॉपर रोड जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में ताम्र निधि बोलते हैं दोस्तों, एस माउंट हम लोग बोलते हैं दोस्तों। एस माउंट दोस्तों के जो न्योलिथिक काल से संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, ये न्योलिथिक काल से संबंधित है दोस्तों, और ये साउथ इंडिया में है दोस्तों। कहाँ पर, साउथ इंडिया से दोस्तों आपके पाए जाते हैं न्योलिथिक पीरियड में। और दोस्तों ये आपके राख के टीले बोलते हैं, जिससे दोस्तों आपका मेगालिथिक पीरियड दिया है दोस्तों, जो कि आयरन एज से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ से हमको BRW के भी प्राप्त होते हैं। तीसरा चौथा नाम दिया गया है NBPW का, अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। तो इनको क्या करना है दोस्तों कि आपको एक क्रम में निर्धारित करना है, इनमें पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। दोस्तों यदि हम इसकी चर्चा करते हैं पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अर्थात दोस्तों सबसे पहले आपका एस माउंट, मैं आपको बताया न्योलिथिक पीरियड है, सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके पश्चात दोस्तों आपका कॉपर रोड जो कि दोस्तों चालकोलिथिक पीरियड का है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरा आएगा दोस्तों आपका मेगालिथिक अर्थात आयरन एज का। और दोस्तों सबसे बाद में दोस्तों आता है आपका कौन सा, ये आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश अर्थात NBPW। इसकी वजह से दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों जब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों आपके अब असर्शंस एंड रीजन की प्रश्न है। असर्शन के रीजन ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि द असूलियन साइट ऑफ अतिरमपक्कम एक्सकेवेटेड रिसेंटली हैज रिवील्ड फूट प्रिंट ऑफ एन एलिफेंट। मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है, असर्शन ये कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में उत्खनित असूलियन स्थल अतिरमपक्कम से हाथी के पैर के निशान प्राप्त हुए हैं। भैया क्या हाथी के पैर के निशान प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल जी हाँ, हाथी के निशान प्राप्त हुए हैं हाल ही में अतिरमपक्कम आर्कियोलॉजिकल साइट से। और रीजन बताया गया इट वाज सेकेंडरी साइट ऑफ एसूलियन साइट। बिल्कुल सही बात है, एसूलियन कल्चर्स के वहां पे हमको टूल्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वेयर बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कॉर्ड इम्प्रेस्ड रेड वेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्योलिथिक पीरियड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब कि दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसमें रस्सी की छाप वाले लाल रंग के जो मृदभांड है ये नवपाषाण काल की उपज है, नवपाषाण काल के काल के हैं दोस्तों। तो क्या ये सही है? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, नवपाषाण काल मैंने आपको बताया था दोस्तों। कॉर्ड इम्प्रेस्ड वेयर दोस्तों ये नवपाषाण काल के मृदभांड होते हैं दोस्तों, जो कि नवपाषाण काल में जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दोस्तों वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। ये आपका सही फैक्ट है दोस्तों। वहीं पर जो रीजन बताया गया है कि आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग हैड डेवलप्ड इन दिस पीरियड अर्थात दोस्तों किस काल में बर्तन बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो नवपाषाण काल वह काल है दोस्तों जहां से मानव ने मृदभांडों को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस वजह से दोस्तों जो ऑप्शन आपका दोस्तों सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जहां पर ए और आर दोनों क्या हैं, सही है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है दोस्तों आपको कि आपको ये बताना है दोस्तों कि असर्शंस में कि द यूज ऑफ कॉपर टेक्नोलॉजी इन द बेटर लैंडस्केप फॉर ऑफ अपर गंगा प्लेन्स फेल्ड टू अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि दोस्तों जो ऊपरी गंगा के बेहतर भविष्य में ताम्र तकनीकी का प्रयोग
हड़प्पा सभ्यता के ह्रास को नहीं रोक पाया। पहला रीजन ये बताया गया है दोस्तों, जो कि आपका जो रीजन है दोस्तों सही है कि गलत है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो आपका रीजन है, जो आपका सेशन है दोस्तों, ये तो सही है, लेकिन जो रीजन बताया गया कि देयर वाज अ लैक ऑफ कैपेबिलिटी बिटवीन द कॉपर टेक्नोलॉजी एंड एलुवियल सॉइल ऑफ द ईस्ट एरिया, ये क्या फैक्ट आपका गलत है, और इस वजह से दोस्तों ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कि मेगालिथिक पीपल वर बेस्ड ऑन सब्सटेंस इकोनॉमी, मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि जो महापाषाण काल के लोगों का जीवन था वो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है दोस्तों। इनके पास कोई विशेष चीजें नहीं थी, इनका जो व्यवस्था दोस्तों सब्सटेंस इकोनॉमी के ऊपर निर्धारित था। वहीं पर दोस्तों जो रीजन बताया गया है कि आयरन टूल्स वर नॉट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, मतलब कि दोस्तों लौह औजार जो हमको महापाषाण काल में देखने को मिलते हैं, इनको कृषि के प्रयोग में नहीं लाया गया था, और इसी वजह से इनका जो जीवन दोस्तों क्या हो गया था, जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था पर आधारित हो गया था। तो क्या ये दोनों फैक्ट सही हैं या गलत हैं, या कोई एक से कोई गलत है, ये आपको बताना है। उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मतलब दोस्तों जो ये चीजें हैं आप ठीक है, ऑप्शन ए जो ये चीजें सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर आर है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों सेशन में कि ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको लोग बोलते हैं दोस्तों BRW, डज नॉट बिलोंग टू द चालकुलिथिक कल्चरल ग्रुप, मतलब कि दोस्तों जो काले और लाल रंग के मृदभांड है ये ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सही है कि नहीं है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों जो ताम्र पाषाणिक काल, इसमें हमको BRW के प्रमाण देखने को मिले हैं दोस्तों। एंड यूज ऑफ आयरन इज मार्क्ड अलॉन्ग विथ दोस्तों, मतलब कि आपसे प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर यूज्ड ऑफ आयरन इज मार्क्ड अलॉन्ग विथ, मतलब दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि इसके साथ लोहे के औजारों के जो प्रयोग हैं दोस्तों वो देखने को देखा जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाँ ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वहीं पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 तरफ चलते हैं। असर्शन में कहा गया द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट तक्षशिला, मतलब कि दोस्तों जो आपके उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड है इसका पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमने दोस्तों अभी कुछ देर पहले जब पीजीडब्ल्यू के बारे में बात किया था तो हमने आपको बताया था कि पीजीडब्ल्यू का प्रथम प्रमाण हमको अहिच्छत्र से प्राप्त हो रहा था। वहीं पर जब आपसे एनबीपीडब्ल्यू की बात पूछी जाए तो आप सदैव ध्यान रखेंगे एनबीपीडब्ल्यू का प्रथम प्रमाण हमको कहाँ से देखने को प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये हमको देखने को प्राप्त होता है कहाँ से, ये प्राप्त होता है हमको कहाँ से दोस्तों, तो ये हमको तक्षशिला से प्राप्त होता है। वहीं पर दोस्तों यदि रीजन की बात करते हैं, दिस वाज द मेन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस वे, मतलब दोस्तों ये जो आपका मृदभांड का प्रकार दोस्तों ये मुख्यतः आपके कहाँ से उसका प्रकार देखने को मिलता है दोस्तों, तक्षशिला से देखने को मिलता है। इस वजह से आपका जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों सेशन में कि द रीजन द साइज एंड नंबर ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब कि दोस्तों जो आपके उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड है दोस्तों, सेटलमेंट्स इन द मिडिल गंगा प्लेन आर वेरी हाई, मतलब कि दोस्तों इनकी जो काली एनबीपीडब्ल्यू जो मृदभांड दोस्तों उनकी जो संख्या है उनका जो वो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो मध्य गंगा घाटी में देखने को मिलता है, पहला कारण है। अब दूसरा रीजन क्या बताया गया दोस्तों कि स्टेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द ग्रेटर यूज ऑफ आयरन टूल इन एग्रीकल्चर, मतलब कि दोस्तों लोहे उपकरण के प्रयोग में से दोस्तों वहां पर कृषि में काफी स्थायित्व आ गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वहां पर जब कृषि का उपयोग किया गया तो दोस्तों वहां पर कारण यह था कि वहां पर आयरन टूल का उपयोग किया गया। और दोस्तों जो हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के सेटलमेंट से मुख्यतः हमको गंगा मिडिल प्लेन वैली में देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन जो सी है जहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों असर्शन में कहा गया है कि द मौर्यन एम्पायर डिड नॉट सर्वाइव आफ्टर फॉर लॉन्ग आफ्टर डेथ ऑफ अशोका, मतलब दोस्तों अशोक के मृत्यु के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य है लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका, क्या सही है गलत है। और रीजन बताया गया कि हिज सक्सेसर वर नॉट पावरफुल, मतलब कि दोस्तों जो अशोक के उत्तराधिकारी है वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि अशोक था। तो क्या ये दोनों फैक्ट सही है या गलत है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अशोक के उपरांत जितने भी उसके उत्तराधिकारी दोस्तों वे उतने योग्य नहीं थे जितना कि अशोक था दोस्तों, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का दोस्तों जल्दी ही पतन हो गया। दोस्तों अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 49 तरफ 49 का है दोस्तों कि अशोकन इंस्क्रिप्शन आर लोकेटेड ऑन मेजर एंशिएंट ट्रेड रूट्स,
दोस्तों हमने आपको जब अशोकन अभिलेख के बारे में पढ़ा रहा था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया दोस्तों कि अशोकन इंस्क्रिप्शन वहीं पर हमको अधिकांशतः देखने को मिलते हैं जहां से मेजर एंशिएंट ट्रेड रूट्स क्या करते हैं, हमको दिखाते हुए मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी कारण दोस्तों अशोकन ने बहुत चालाकी से वहां पर अपने जितने भी शासकीय अभिलेख थे उनको वहां पर स्थापित कराया, जो कि आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया गया, सो दैट कॉमन मैन कैन रीड दिस इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही बात, जिसके वजह से दोस्तों जब ये एंशिएंट ट्रेड रूट पे होगा तो वहां पर आने जाने वाले सभी लोग जो है दोस्तों को क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उसको याद कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। इसमें दोस्तों आपका जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बचा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आप इसको चाहें तो ये आपका रीडिंग पैसेज वाला प्रश्न है दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़िए और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए जिसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपको जो 2 जून आपका 2010 का पेपर है हमने उसको डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज और इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।